संभला नहीं तो 36 में जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया। हीरालाल शास्त्री और चिरंजीवी लाल मिश्र को इसके साथ जोड़ा, एक को अध्यक्ष और एक को इसका मंत्री बनाया। 38 में इसका पहला अधिवेशन 8-9 मई 1938 को नथमल के कटले में बजाज जी की अध्यक्षता में हुआ। 10 मई को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। इसी समय शास्त्री जी की सलाह पर शेखावटी किसान सभा प्रजामंडल में अपना विलय करती है। प्रजामंडल को कुछ नए नेता मिलते हैं, लाइक सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह जी गोरीर, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी। ये लादूराम जोशी बाद में प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने थे। फिर अपने आगे पढ़ लेते हैं। 1939 में जयपुर रियासत प्रजामंडल पर रोक लगा देती है। इस समय प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया था, बजाज जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खूब सारी महिलाओं ने भी गिरफ्तारी दी कि हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाए, तो बाद में जयपुर रियासत ये रोक हटा देती। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री 8 अगस्त को गांधी जी वाली मीटिंग में भाग लेते हैं, पर शास्त्री जी तय नहीं कर पाए कि क्या हमें भाग लेना चाहिए या भाग नहीं लेना चाहिए। फिर शास्त्री जी के मिर्जा इस्माइल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए 17 अगस्त 1942 वाली मीटिंग में शास्त्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। इससे कुछ कार्यकर्ता निराश हुए। कार्यकर्ताओं ने अलग से अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था आजाद मोर्चा। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल इसके सदस्य थे। गुलाबचंद कासलीवाल के घर पे इसके कार्यालय रखा गया था और इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। फाइनली 17 सितंबर 1942 को शास्त्री जी के और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम जेंटलमैन एग्रीमेंट है। इसमें कहा गया कि जयपुर रियासत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी, जयपुर रियासत अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेगी, जयपुर रियासत ब्रिटिश इंडिया की किसी भी रिबेलियन को अरेस्ट नहीं करेगी, प्रजामंडल उनको असाइलम दे सकता है, प्रजामंडल पीसफुली मूवमेंट कर सकता है, पर प्रजामंडल क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेगा। सबसे इसकी खास बात यही है। और प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कालांतर में 1945 में नेहरू जी की जयपुर यात्रा के समय नेहरू जी के कहने पर प्रजामंडल और आजाद मोर्चा में मेल मिलाप हो जाता है और वापस प्रजामंडल उसका सदस्य बन जाता है। ये बातें याद रखना भाई सारी। फिर हमने पढ़ा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए। 1942 में सरकार ने एक समिति बनाई, 43 में उसने रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन के आधार पर 45 में चुनाव हुए, धारा सभा नाम की एक बॉडी बनाई गई जो बाइकैमरल थी, द्विसदनीय थी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली। 125 मेंबर, 51 मेंबर। प्रजामंडल एक जगह 27 सीट जीता, एक जगह 23 सीट जीता। फिर भी जयपुर की सरकार ने देवी शंकर तिवारी को मंत्री बनाया जो किसी भी रियासत के प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे। देवी शंकर तिवारी का नाम वैसे भी याद रखना, देवी शंकर जो तिवारी थे ये भी प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे बाद में। तो लादूराम जोशी, देवी शंकर तिवारी ये सब अध्यक्ष रहे हुए हैं। 1948 के अंदर और सुधार किए गए। वीटी कृष्णामाचारी को उसका दीवान बना दिया गया, हीरालाल शास्त्री को उसका मुख्य सचिव बना दिया गया, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल 3 सचिव लिए गए थे आपके जनता की तरफ से। गीजगढ़ और अजयरामपुरा के सामंत लिए गए थे सामंतों की तरफ से, तो 5 मंत्री बना दिए, 5 सामंत बना दिए। यह मंत्रिमंडल तब तक कार्य करता रहा जब तक कि वृहत राजस्थान का गठन ना हो गया था, जो हम आगे एकीकरण पढ़ेंगे तब और क्लियर करेंगे उन चीजों को। मैंने बताया कि खूब सारी महिलाओं ने गिरफ्तारियां वगैरह दी थी, तो कौन कौन महिलाएं थी तो हम नाम पढ़ लेते हैं उनके थोड़े से। महिलाओं के नाम रमा देवी पांडे जो इसके साथ जुड़ी हुई थी, सुमित्रा देवी, शारदा देवी, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, खूब सारी महिलाएं थी, दुर्गावती शर्मा। इन महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारियां वगैरह दी थी उसके अंदर। नाम याद रखना, प्रीलिम्स में कोई इनमें से किसी का नाम उठा के पूछ लेगा। दुर्गावती शर्मा ने कौन से प्रजामंडल के अंदर महिला सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियों के जत्थे का नेतृत्व किया था, याद रहे जयपुर प्रजामंडल। तो ये महिलाओं के थोड़े से नाम याद रखना। दुर्गावती शर्मा जो आपके ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा है उनकी वाइफ है। रमा देवी पांडे एक और बड़े नेता हुआ करते थे, बलवंत सांवड़ाराम देश पांडे नाम करके बजाज जी के एक साथी हुआ करते थे, उनकी वाइफ हुआ करते थे। हालांकि बड़े बड़े नेताओं की वाइफ ही थी जो इन आंदोलनों के अंदर भाग लिया करती थी। मैं 2-3 आगे नाम और बताऊंगा, उनके भी नाम हम पढ़ेंगे। अच्छा, विजय सिंह पति वाली फोटो तो यूं लग गई भाई, ये शायद कल वाले के अंदर दिखानी थी, कल वाले में दिखानी भाई, लास्ट में यहाँ पे लगी, कोई बात नहीं। बजाज जी की बातें मैं थोड़ी बता देता हूँ आपको, इसमें नाम आया तो मैं यही बता देता हूँ। बजाज जी सिक्कर में जगह पड़ती है काशी का बास, वहां के रहने वाले थे। काशी का बास सिक्कर के रहने वाले थे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे, ट्रेजरर। कोषाध्यक्ष हमेशा बाणी है कौन, कोई पैसे वाले आदमी को बनाते हैं जो पैसे दे सके, तो बजाज जी पैसे वाले थे तो इनको बनाया गया था। गांधी जी के बहुत खास थे और गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी ने कहा था कि हम सरकार की उपाधियां ग्रहण नहीं करेंगे, अंग्रेजों के जो भी टाइटल दिए हुए हैं वो टाइटल सारे हम नष्ट कर देंगे, उन टाइटलों को वापस दे देंगे, उपाधियां लौटा देंगे। और उस समय बजाज जी ने अपना एक टाइटल लौटाया था, उसका वो टाइटल था राय बहादुर। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी और इन्होंने ये उपाधि उस समय वापस लौटा दी थी। तो याद रखना कि जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी, तो राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। गांधी जी को पैसे यही दिया करते थे। गांधी जी के खुद के 4 बेटे थे, वो तो कोई ज्यादा कमाते धमाते थे नहीं, बजाज जी पैसे देते, तो नाम ही पड़ गया गांधी जी का 5वां पुत्र। तो इनको क्या कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, ये भी याद रखना कि खुद को क्या कहा करते थे, गुलाम नंबर 4। और ये कहा करते थे कि भाई पहला गुलाम भारत है, दूसरा गुलाम हमारा राजस्थान है, तीसरा गुलाम हमारी जयपुर है और चौथा गुलाम मैं।
तो इनको गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। एक संगठन बनाया था इन्होंने, गांधी जी से प्रभावित होंगे, गांधी जी चरखे को बहुत महत्व दिया करते थे। 1927 के अंदर एक संगठन बनाया था इन्होंने, चरखा संघ। अमरसर नाम का गांव है जयपुर में, यहां पर यह संगठन बनाया था। वो जो अभी मैं रमा देवी पांडे बता रहा था, उनके जो पति थे बलवंत सांवलाराम देश पांडे, उनके साथ मिलकर चरखा संघ बनाया गया था। बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था चरखा संघ। शायद जहां तक मुझे याद आता है 1927 से, और कोई डेट होगी तो भाई मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दूं, क्यों दिमाग में लग रहा है कि 29 हो सकता है, मैं आपको चेक करके पीडीएफ में वो सही लिख दूंगा, बाकी 27 होना चाहिए जहां तक मुझे याद है। तो बजाज जी की बातें याद रखना। बजाज जी काशीकाबाद सीकर के रहने वाले थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर के अमरसर गांव में, जिनमें इनके सहयोगी हुआ करते थे बलवंत सांवलाराम देश पांडे। चरखा संघ देख लो, चरखे का प्रचार प्रसार करना है, गांधी जी स्वावलंबन पर बल दिया करते थे। इसलिए हीरालाल शास्त्री, शास्त्री जी के बारे में अपने खूब सारी बातें तुमने बीच बीच में पढ़ी, उनके बारे में भी कई बातें तो मैंने बताई थी। प्रजामंडल का अध्यक्ष, वो जो बातें नहीं बताई वो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो शास्त्री जी ने एक संगठन तो बनाया था, जयपुर हितकारिणी सभा। एक तो यह संगठन था इनका, जयपुर हितकारिणी सभा। ये तो याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक, कोई बात नहीं। एक और संगठन है इनका जो याद रखना। एक संगठन इन्होंने बनाया था, जीवन कुटीर। 1927 में टोंक में अपनी जगह पड़ती है निवाई, यहां पर यह संगठन बनाया गया था, जीवन कुटीर नाम करके। कहते हैं कि शास्त्री जी की एक बेटी थे शांताबाई। शांताबाई खुद पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बच्ची थी, पर उसको लगता था पास पड़ोस की बाकी लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती मैं उनको भी पढ़ाऊं, तो उनको भी पढ़ाया करते थे। अच्छे लोगों की भगवान को जल्दी जरूरत पड़ती है। शांताबाई का असमय निधन हो गया था, बहुत कम एज में, माइनर एज के अंदर शांताबाई की डेथ हो जाती है। शास्त्री जी को लगा यार मेरी बच्ची का सपना था कि आसपास की बच्चियां पढ़े, तो क्यों ना मैं बच्चियों के लिए एक स्कूल खोलूं। और वो बच्चियों के लिए जो स्कूल खोला गया था वो जीवन कुटीर नाम था। 1927 में निवाई टोंक पे शुरू किया गया। धीरे धीरे स्कूल बड़ा रूप लेता है। 1935 के अंदर इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे सामने आता है, जिसको हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। वनस्थली विद्यापीठ 1935 के अंदर स्थापित होती है बाद में, जो आज एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो अपनी पंचमुखी शिक्षा, 5-fold एजुकेशन के लिए जानी जाती है। पंचमुखी मतलब जिसमें हर तरीके से डेवलपमेंट, 5 प्रकार की शिक्षा, नैतिक शिक्षा इसके अंदर दी जाती है, फिजिकल की एजुकेशन इसमें दी जाती है, आपके डिबेट वगैरह कंपटीशन, दिमाग की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाली इसके अंदर दी जाती है, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीजें इसके अंदर की जाती है, कल्चरल एक्टिविटीज वाली चीजें इसके अंदर की जाती है। आप में से भी मुझे लगता है, हो सकता है कोई वनस्थली के अंदर पढ़ा हुआ हो, शायद इन चीजों को वापस फील कर पाएगा कि वाकई उन लोगों ने वो पंचमुखी शिक्षा ग्रहण की होगी या नहीं। यदि आप पढ़े हो तो आपके आस पड़ोस में यदि कोई वनस्थली के अंदर पढ़ा है तो उससे पूछना कि वो कौन से गेम में थे, कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर बढ़ावा लिया था, तो वो हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी याद रखना कि अपनी कौन सी शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो अपनी 5-fold एजुकेशन या पंचमुखी शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो शास्त्री जी के दोनों चीजें याद रखना। फिर शास्त्री जी के बारे में 1-2 बातें हम जानते हैं। मैंने अभी बताया जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, जयपुर की तरफ से संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। हम आगे पढ़ेंगे कि अपने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तमाम बातें अपने को पता है इनकी। मैं और एक बात बताऊं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने कहा अपना तो सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की किताब लिखी थी। एक गीत लिखा था इन्होंने, जिसकी गीत का नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नाम का एक गीत भी लिखा था इन्होंने। कौन सा गीत लिखा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नाम का एक गीत लिखा था इन्होंने। तो ये भी याद रख लेना। तो मुझे कई बार लगता है कि यार कांग्रेस होने के बावजूद भी नमो नमो किया करते थे, और वो भी उस टाइम के अंदर करना शुरू कर दिया था। इनको कहीं लगता होगा कि आगे आने वाले भारत में तो जनता नमो नमो करेगी, अपने थोड़ा पहले कर ले। तो शास्त्री जी की थोड़ी बातें याद रख ले। टीकाराम पालीवाल, मैंने बातें बताई। टीकाराम पालीवाल का भी एक संगठन याद रखे, याद रह जाए तो आपके विद्यार्थी यूथ लीग। विद्यार्थी यूथ लीग नाम करके टीकाराम जी ने एक संगठन बनाया था। फिर टीकाराम जी के बारे में हम वैसे आगे एकीकरण पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे कि अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे, तो अपने टीकाराम जी थे। ये क्यों हुए, क्या हुए, ये मैं बातें उसमें बताऊंगा, ज्यादा मजा आएगा आपको। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल जी थे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो टीकाराम जी थे। जानकी देवी बजाज, इस महिला के बारे में भी जाना जाना चाहिए। जमनालाल बजाज की पत्नी थे। ये तो बात कोई बड़ी बात ही नहीं। प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे जयपुर प्रजामंडल के। 1944 के अंदर ये प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। गांधी जी भारत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल दोनों प्रकार के लीडर थे। तो जनता में सामाजिक सुधार टाइप की वैसे भी बातें करते थे, अंग्रेजों से आजादी दिलानी है ये बातें भी किया करते थे। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको कोई आगे लेके जाता है। गांधी जी का जो पॉलिटिकल सक्सेसर बनता है वह बंदे थे जवाहरलाल नेहरू। पर गांधी जी की जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो सोशल रिफॉर्म वाली चीजें हैं, उनको किसी ने आगे बढ़ाया तो वह व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधी जी के स्पिरिचुअल सक्सेसर है।
आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है गांधी जी के। और विनोबा भावे ने बाद में भारत में बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। जिनके पास में जमीन ज्यादा है, वो जिनके पास जमीनें नहीं है उनको दें। और आप मानेंगे नहीं, भारत में बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें जो है, कई सामंतों ने, जमींदारों ने, जागीरदारों ने अपनी जमीनें दान दी थी, यहाँ हम दान दे देंगे, जिनके पास जमीन नहीं है उनके अंदर बंटवारा किया जाना चाहिए। उस भूदान आंदोलन से भी आप जुड़े हुए थे।